हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एमएमई 2 में हम लोग चैप्टर 15 के क्लास 7th में हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारी लास्ट क्लास होगी किसकी, कॉन्सेप्ट की। इसमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे जिनको कवर करना है। 15.9 का हम लोग एक्सरसाइज भी कॉन्सेप्ट क्लास में ही करा देते हैं। उसके बाद से fx डैश fy डैश का ज्योमेट्रिकल क्या मतलब होता है वो देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 30 था, एक बच्चे ने पूछा था, मैंने कहा था कि क्लास में ही करवा देंगे, अच्छा क्वेश्चन है, तो डाउट क्लास में ना करा करके कॉन्सेप्ट वाली क्लास में ही करवाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले एक्सरसाइज 15.9, इसका क्वेश्चन नंबर 1, राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्म 15.26 इन फुल व्हेन n इज इक्वल टू 3। जरा देखना 15.26 क्या दिया हुआ और कहाँ है। 15.26 मिल गया, ये है 549 पेज पे, ठीक है। तो देखो फॉर n इज इक्वल टू 3 फुल फॉर्म में लिखना है, वो डबल समेशन के फॉर्म में नहीं लिखना। तो ध्यान से देखें, क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल नहीं है ये। 15.26 इक्वेशन देखो पेज नंबर 549 पे। ऊपर का पेज बोल रहा है। अच्छा चलो, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन मेनी वेरिएबल्स, सेक्शन 15.9 का स्टार्टिंग पेज खोलो। निकाल लिया। उसमें देखो इक्वेशन ऐसे बगल में दिया होगा 15.26, वो इक्वेशन के लिए होता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ। तो वहां पर Q दिया हुआ है, x1 x2 से लेकर के xn के लिए जनरल फॉर्म दिया हुआ है। फुल फॉर्म में a1 x1 का स्क्वायर प्लस a12 x1 x2 से लेकर के ann xn का स्क्वायर है ना। इसी को फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए लिखना है। किसके लिए लिखना है हमें? फॉर n इज इक्वल टू 3। तो लिखेंगे Q x1 x2 x3। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप ये वाला भी फॉर्म अपना सकते हो, वैसे हम लोगों को तो याद ही होता है। x1 जिनको दिक्कत होती है x3, और मैट्रिक्स फॉर्म में पूरा लिख लेना a11 a12 a13 a21 a22 a23, क्योंकि 3/3 का है, सॉरी 3/3 का है, इसलिए स्ट्रक्चर इसी टाइप का बनेगा। a32 a33 इंटू x1 x2 x3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्टली यही आ जाना है a11 x1 स्क्वायर प्लस a12 x1 x2। देख रहे हो इस तरीके से चलता है, ये फिर ये फिर ये यही ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑर्डर ऐसे होता है, तो यही हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो लिख रहे हैं, अब किसकी बारी आ रही है? a13, तो x1 x3 बहुत आसान है याद रखना, मैट्रिक्स का नोटेशन याद है 1 और 3, तो x1 और x3। अब किसका शुरू होगा? a21 तो x2 x1, a22 तो x2 का ही स्क्वायर हो गया, a23 तो x2 x3, फिर आ जाएगा a31 x3 x1 a32 x3 x2, फिर a33 x3 का स्क्वायर। ये हो गया फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन द मैट्रिक्स फॉर्म 15.27। अब देखो जरा, आपने उसी के जस्ट बाद 15.27 जो है वो कुछ ये बता रहा है कि QX को हम लोग लिख सकते हैं x डैश a इंटू एक्स, where A is symmetric matrix, where A is symmetric matrix। तो इसी फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन को जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ उसको मैट्रिक्स फॉर्म में ला करके छोड़ना है, मल्टीप्लाई फिर उनको आपस में नहीं करना। तो चलो करते हैं। पहला क्या है? 2 का A पार्ट, x स्क्वायर है प्लस 2xy है प्लस y स्क्वायर है। तो आपको करना क्या है? आपको ध्यान देना है। तो 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, और ज़रा देखो ना, तो यहाँ पर आएगा, दो ही वेरिएबल है तो a11
A12 A21 A22, तो 2xy आ गया। अब 0 इंटू वाई एक्स आ गया और प्लस में क्या आ गया A22 यानी कि 1 इंटू वाई स्क्वायर। जब आप इसको लिखोगे फॉर्म में तो क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, मैट्रिक्स फॉर्म में देखो पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर एक्स वाई का, फिर वाई एक्स का और फिर वाई स्क्वायर का। 1 2 0 1 इंटू एक्स वाई। लेकिन ध्यान रहे अभी ये सिमेट्रिक नहीं बना है। सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करते हैं याद है ना आपको? हाँ, जिनका आई और जे मतलब एक्सचेंज करने पे सेम हो जाए, लाइक A21 A12, तो इनको हम लोग सम करके बाई 2 कर देते हैं। तो इधर आ जाएगा 1 और जब 0 प्लस 2/2 करोगे तो क्या आ जाएगा A12 प्लस A21/2, तो ये आ जाएगा 2/2 इज 1 1 1 1 1 इंटू एक्स वाई। बस यहीं तक करके छोड़ देना है। नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट। 2 का बी पार्ट है 3x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस 3x1 x3 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4x2 x3 प्लस 3x3 का स्क्वायर। नाउ सी, यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं? x1 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 मतलब x2 और x3 तीन वेरिएबल हैं। हाँ, तो इनको थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिखना है। q ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू, ध्यान से, 3x1 का स्क्वायर, अब हम लिखेंगे माइनस 2x1 x2, अब फिर आएगा x1 x3, देखो जरा पोजीशन, प्लस अब x2 x1 आएगा लेकिन है नहीं तो 0 इंटू x2 x1, अब आएगा x2 का स्क्वायर तो 1 इंटू x2 का स्क्वायर, फिर आएगा x2 x3 तो x2 x3, अब x3 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं तो 0 इंटू x3 x1 प्लस 0 इंटू x3 x2 प्लस 3 इंटू x3 का स्क्वायर। जब आप इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे, ध्यान दे रहे हो, जो टर्म नहीं होता मिसिंग होता है उसकी जगह पे हम लोग 0 लगा देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा q x1 x2 x3 में x1 x2 x3, इधर आ जाएगा 3 0 0। ऐसे ऑर्डर में लिखने का फ़ायदा यही होता है कि हमें पता लग जाता है कि कहाँ पर क्या आने वाला है, x2 x3। लेकिन अब ये सिमेट्रिक नहीं है, फिर सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, इनका और इनका सम, फिर इनका और इनका सम, और फिर इनका और इनका सम बाय 2। तो ये आ जाएगा x1 x2 x3, 3 माइनस 2 और 0 कितना आ गया, उसको हाफ करेंगे तो -1, फिर 3 और 0 को ऐड करेंगे तो 3, 0 इज 3 तो 3/2, 3/2 1, और 0 -4 को हाफ करेंगे तो -2, 3 x1 x2 x3, ये आ गया। तो इस फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब 3 वेरिएबल्स में लिखना है क्वेश्चन नंबर 3rd। यूज थ्योरम 15.3 to classify the following quadratic forms in the 3 variables x1 x2 x3। क्लासीफाई करना है। 15.3 में क्या था थ्योरम, जरा देखना। वो है माइनर पे था, मतलब हमें पॉजिटिव डेफिनेट और नेगेटिव डेफिनेट डिफाइन करना है माइनर का यूज करके। मिल गया? तो चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का A, x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 8x3 का स्क्वायर, ये है हमारा A पार्ट। तो इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लाना है, तभी तो A मिलेगा ना। A इसी को तो कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म को। तो देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा सा ज़्यादा था क्वेश्चन नंबर 2 में, फिर 2 से भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया किसमें, क्वेश्चन नंबर 3rd में। थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता चलेगा। तो यहाँ पर आप
हाँ हाँ, तो वो सब तो ए के बाद ही निकलता है ना, ए निकालने के बाद। तो ए तो निकालना पड़ेगा, तो ये सारे मेथड तो यहाँ से यहाँ तक तो करने पड़ेंगे, तभी तो ए आएगा ना। हम्म। तो यहाँ देखो, क्यू ऑफ x1 x2 x3, ये है x1 का स्क्वायर। x1 x2 नहीं है तो 0 × x1 x2 प्लस 0 × x1 x3 प्लस 0 × x2 x1 प्लस 2 × x2 का स्क्वायर प्लस 0 × x2 x3 प्लस 0 × x3 x1 प्लस 0 × x3 x2 प्लस 8 × x3 का स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप a भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 8 इन नॉन सिमेट्रिक फॉर्म, इन नॉन सिमेट्रिक फॉर्म। अब हम इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको कुछ नाम दे दो अपना, इसको नाम दे दो बी, क्योंकि जो सिमेट्रिक फॉर्म वाला होता है ना उसी को हम लोग ए मैट्रिक्स मानते हैं। अब ए निकालेंगे तो 1 0 + 0/2, तो 0 ही दोनों जगह रहेगा। ये भी 0 + 0/2, तो दोनों जगह 0 रहेगा। 2, फिर ये भी 0, मतलब ये तो डायगोनल हो गया, इजी हो गया, ये खुद ही सिमेट्रिक फॉर्म में था। इज सिमेट्रिक फॉर्म, मैंने यहाँ पे नॉन लिख दिया था बिना चेक किए हुए, तो इसको हटा दो, तो ए यही आ गया, इज इन सिमेट्रिक फॉर्म। अब इसका चेक करना है हमें माइनर मेथड से, तो प्रिंसिपल माइनर मेथड से d1 निकालोगे, d1 हो जाएगा डिटर्मिनेंट 1। d1 में खाली ये लेते हैं, d2 में ये लेंगे और d3 में ये ले लेंगे, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर। समझ में आ रहा है? तो d1 आ गया 1 पॉजिटिव, d2 निकालेंगे तो 1 0 0 2, 2 - 0 = 2 > 0, ये भी पॉजिटिव। d3 निकालेंगे तो 1 0 0 0 0 2 0 0 8, तो ये बचे हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जानबूझ करके इन्होंने दिया है। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फटाफट निकल जाता है, खाली डायगोनल का प्रोडक्ट होता है, यानी कि 16, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव, जब सारे पॉजिटिव हो जाए तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव, जल्दी बताओ, पॉजिटिव डेफिनेट, ठीक है। अब इसका बी पार्ट है x2 स्क्वायर प्लस 8x3 स्क्वायर। देखो अब हम लोग सीधा लिख सकते हैं x2 स्क्वायर प्लस 8x3 स्क्वायर है, यानी 2 ही है, नहीं, लेकिन इन्होंने 3 वेरिएबल फॉर्म में, क्वेश्चन में साफ साफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ो, यूज थ्योरम टू क्लासीफाई द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन द 3 वेरिएबल्स, यानी जो गायब है उसको भी कंसीडर करना है। 3 वेरिएबल्स था ना, x1 x2 x3, तो जहां जहां x1 नहीं है वहां वहां 0 डालेंगे। तो इसको हम लोग सीधा b निकाल सकते हैं, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो, या आप लिख ही लो, 0 × x1 स्क्वायर प्लस 0 × x1 x2 प्लस 0 × x1 x3, इसको इरेज करने दो, फिर प्लस में आ जाएगा 0 × x2 x1, लेकिन 1 × x2 का स्क्वायर प्लस 0 × x2 x3 प्लस 0 × x3 x1 प्लस 0 × x3 x2 प्लस 8 × x3 का स्क्वायर। अब देखो जरा, तो इसका b क्या बनेगा, 0 0 0 0 1 0 0 0 8। a क्या बनेगा, सिमेट्रिक फॉर्म में बनाएंगे तो 0 0, क्योंकि इन दोनों का सम भी 0, इन दोनों का भी डायगोनल है तो वही रह जाएगा, 0 0 1 0 0 0 8। अब जरा प्रिंसिपल, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर निकालो, दिस एंड ये सब, तो d1 निकालेंगे तो 0, d2 निकालेंगे तो 0 0 0 1, यानी कि 0, d3 निकालेंगे
तो 0 0 0 0 1 0 0 0 8, ये भी 0 आ गया। जब तीनों ही 0 आ गए तो अब क्या करेंगे बताओ? देखो बच्चे, जब सारे ही 0 आ जाए ना, तो फिर हम लीडिंग को छोड़ करके सिर्फ माइनर निकालते हैं। नाउ मूव टू नॉन लीडिंग माइनर्स। जैसे ये 4 को अगर ले लें, तो ये कितना आ जाएगा? 1 0 0 8, 1 आ गया जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो इसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं आ रहा है डिटर्मिनेंट, और बाकी सारे डिटर्मिनेंट 0 होंगे, सिर्फ यही रहेगा पॉजिटिव। तो सारे माइनर जितने भी आप निकालोगे, देखो ना जो मैंने कहा, ध्यान से सुनना, ये माइनर निकालोगे तो 0, ये माइनर तो 0 है ही, ये भी माइनर 0, ये बस पॉजिटिव आ रहा है, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0। तो कहीं तो एक पॉजिटिव आया, कहीं तो एक उम्मीद की किरण दिखी, बाकी सब 0 है। तो इसलिए हम लोग जो कंफ्यूजन में थे कि ये 0 को क्या माने, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे? पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। आ गई बात समझ में? अब नेक्स्ट है सी पार्ट। -3x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 -x2 का स्क्वायर प्लस 4x2 x3 -8x3 का स्क्वायर। इसको जब आप देखोगे तो x1 x2 x3 इज इक्वल टू -3x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस 0 इंटू x1 x3, फिर आ जाएगा x2 का तो है ही नहीं ना, x2 x1, तो 0 इंटू x2 x1, फिर है -x2 का स्क्वायर प्लस 4x2 x3। अब x3 का स्टार्ट करेंगे तो 0 इंटू x3 x1 प्लस 0 इंटू x3 x2 -8 इंटू x3 का स्क्वायर। अब इसका जब आप b बनाओगे तो b मैट्रिक्स बन जाएगा -3 0 0 2 -1 0 0 4 -8। फिर इसका a निकालेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स करके, तो -3 0 प्लस 2 बाई 2 इज 1 1 -1 -8, ये दोनों 0 को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 बाई 0 इज 0, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 4 4 बाई 2 इज 2। आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब वही मेथड लगाना है, सेम थ्योरम को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले लीडिंग, फिर दूसरा लीडिंग, फिर तीसरा लीडिंग प्रिंसिपल माइनर। तो D1 निकालेंगे तो -3 इज इक्वल टू -3 नेगेटिव। D2 निकालेंगे तो -3 1 1 -1, तो 3 -1 इज इक्वल टू 2 जो कि पॉजिटिव। फिर D3 निकालेंगे तो -3 1 0 1 -1 2 0 2 -8, ये आ जाएगा फर्स्ट रो का। देखेंगे तो -3 इंटू -1 2 2 -8, डिटर्मिनेंट निकालने सबको आता है। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम चला जाएगा 1 0 2 -8 और प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये आ गया -3 8 -4 -1 -8 -0 और प्लस 0। तो दिस इज 8 -4 इज 4 4 -3 इज 12 और प्लस, क्या कहीं कुछ गलत हुआ? अच्छा, ये नेगेटिव। तो देखना जरा बच्चे, ऑड वाले सारे नेगेटिव आ रहे हैं और इवन वाला क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे सिंस -1 टू द पावर k dk इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज नेगेटिव डेफिनेट। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सपोज A इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट एंड सिमेट्रिक। थोड़ा सा प्रूव करने टाइप का है। सपोज A इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट एंड सिमेट्रिक, prove that
A is positive definite if mod A is not equal to 0. ये है हमारा छोटा सा, मान लो आप थ्योरम कह लो। यहाँ देखो, A is positive, semi definite and symmetric. तो let lambda 1 lambda 2 dot 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 lambda n be आइगन वैल्यूज फॉर ए। आइगन वैल्यूज के हेल्प से हम लोग प्रूव करेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ ए इफ ए इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। इफ ए इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, देन ये तो आपको पता है कि लैम्डा आई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आइगन वैल्यू मेथड में हमने ये पढ़ा था कि अगर सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव या 0 आ जाते हैं तो फिर वो सेमी डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो जाएगा। अगर सारे सिर्फ पॉजिटिव आते तो पॉजिटिव डेफिनेट हो जाता, लेस देन इक्वल टू 0 आता तो नेगेटिव सेमी डेफिनेट, और सिर्फ लेस देन 0 आ जाता तो नेगेटिव डेफिनेट। और अगर ऑपोजिट आ जाता, कुछ लैम्डा पॉजिटिव और एक भी नेगेटिव, एक भी पेयर ऐसा मिल जाता कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो फिर वो इनडेफिनिट हो जाता। तो अभी तो हम लोगों ने माना है ना, सपोज कि A इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, इसलिए ये बातें हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे देखो, गिवन है हमें कि डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट A 0 नहीं है, सो 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू। 0 आइगन वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स डालते हैं तो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 जो होता है, इसमें अगर मान लो कि लैम्डा 0 है तो a माइनस 0 इंटू आई इज इक्वल टू 0। इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, तब डिटर्मिनेंट a भी 0 होगा। क्लियर? तो अगर एक आइगन वैल्यू 0 होगा तो डिटर्मिनेंट a भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कर जाता है। जब इन्होंने कह दिया कि डिटर्मिनेंट एक कभी भी 0 नहीं हो रहा है, तो एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं होगा, और यहां तो सेमी डेफिनेट में कह रहा है कि 0 होगा। समझ में आ रही है बात मेरी? तो सेमी डेफिनेट में 0 होना जरूरी है, और अगर डिटर्मिनेंट a 0 नहीं हुआ तो सेमी डेफिनेट किस बात का? तो वही लिखेंगे, गिवन है डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, सो 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू, हेंस ऑल लैम्डा आई जो है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 तो है ही नहीं। सो A इज पॉजिटिव डेफिनेट होने लगेगा, सो वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन। अच्छा नहीं, ठीक है, यही तो प्रूव करना था, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। तो सेमी डेफिनेट से हट करके वो क्या बन जाएगा बताओ, सेमी वर्ड हट जाएगा और ये पॉजिटिव डेफिनेट बन जाएगा। यानी अगर डिटर्मिनेंट A 0 नहीं है तो वही सेमी डेफिनेट किस कैटेगरी में चला जाएगा, पॉजिटिव डेफिनेट में। क्लियर बच्चे? हाँ, क्योंकि अब यहाँ पर आप उल्टा चलो, ध्यान से सुनो। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो उस केस में एक लैम्डा क्या हमें 0 मिल जाएगा, और लैम्डा 0 मिल जाएगा तो एक 0 भी आइगन वैल्यू आने लगेगा। ठीक है, तब फिर वो सेमी डेफिनेट होने लगेगा। तो वही चीज़ इन्होंने हटा दिया कि अगर डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0 ही हम हटा दें तो सेमी वर्ड भी हट जाएगा, और वो सेमी पॉजिटिव से किस में आ जाएगा, डेफिनेट पॉजिटिव में आ जाएगा। क्लियर? बहुत इजी सा थ्योरम है, आप लोग इसको मतलब आसानी से ही लर्न कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा समझ में आ गया तो हो गया। अब इसके बाद से था आपका कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट होता है, एक कॉन्सेप्ट में और टॉपिक रह गया है, वो भी करवाएंगे, लेकिन पहले एक क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 30 वो करवा लेते हैं। फिर हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एफ एक्स डैश एंड एफ वाई डैश पे चलेंगे। कौन सा क्वेश्चन था बच्चे? क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ असाइनमेंट। एक मिनट, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 30।
तो बच्चे देखिए असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 30, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें है कंप्यूट डेल पी प्लस क्यू ऑफ जेड डेल वाई क्यू डेल एक्स पी एट 0 0 फॉर द फॉलोइंग। ए में है जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ln ऑफ 1 प्लस वाई। बी में है जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई प्लस वाई माइनस 1। दोनों करना है हमें, ध्यान से देखें। सबसे पहले तो ये समझो कि p प्लस क्यू का मतलब क्या है। जैसे 2 प्लस 3 होता है, इसका मतलब 5 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो p प्लस क्यू जो है इसका मतलब है p प्लस क्यू टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। और यहाँ पर ध्यान दें x के रिस्पेक्ट में p टाइम्स और q y के रिस्पेक्ट में q टाइम्स, ये मतलब है इसका। तो स्टार्ट करें। z इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू ln 1 प्लस वाई। अब हम लोग निकालेंगे डेल z बाई डेल x। तो इसमें तो इजी है बच्चे, क्योंकि ln 1 प्लस वाई जो है ये कांस्टेंट की तरफ बाहर आ जाएगा और e टू द पावर x e टू द पावर x ही रह गया। अब अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो भी वही का वही रहेगा। तो हमें x के रिस्पेक्ट में कितनी बार करना है, p टाइम्स करना है। तो सिमिलरली डेल पी जेड बाई डेल एक्स पी करेंगे तो भी ln 1 प्लस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स ही मिलेगा। चलो x का तो हो गया, अब y के रिस्पेक्ट में स्टार्ट करना, y के रिस्पेक्ट में q टाइम्स। तो ध्यान से सुने, अगर पहली बार y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल y इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अब e टू द पावर x कांस्टेंट, और अब इसका होगा तो ln 1 प्लस वाई का हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस वाई और y का हो जाएगा 1। हाँ p प्लस 1 हो जाएगा, एक ऑर्डर बढ़ जाएगा ना। मान लो अगर आपने 10 टाइम x के रिस्पेक्ट में किया और एक बार अब आप y के रिस्पेक्ट में करो तो वो 11th डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग p प्लस 2 करने जा रहे हैं। तो y के रिस्पेक्ट में कितनी बार, 2 टाइम्स डेल एक्स पी। प्रैक्टिस करते करते आप लोग भी मेरे ही जैसे फ्लुएंट हो जाओगे, लिखने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि कहाँ पर क्या लिखना है। अब e टू द पावर x को कांस्टेंट रख दिया। अब 1 बाई 1 प्लस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और y का हो गया 1। एक बार और कर ही लो, क्योंकि यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है ना, इसलिए ज़्यादा टाइम करने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ और था, यहाँ कुछ और है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आता है। डेल वाई 3 डेल एक्स पी, ये आ जाएगा e टू द पावर x, फिर आ जाएगा -2 से बन जाएगा +2 बाई 1 प्लस वाई का क्यूब। एक बार और चलो मैंने कह दिया इसलिए निकाल लो डेल पी, क्योंकि एक पैटर्न पता लग जाएगा आपको। y का 4 और x का p टाइम तो हो चुका है, e टू द पावर x, और अब नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा -2 इंटू 3 बाई 1 प्लस वाई का पावर 4। समझ में आ रही है बात? अब देखो जरा, ये तो हो गया e टू द पावर x बाई 1 प्लस वाई का पावर 1। ये क्या हो गया, -1 e टू द पावर x बाई 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये हो गया 2 e टू द पावर x बाई 1 प्लस वाई का क्यूब। ध्यान से देखें, ये अगर 3 है तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 कम। अब इधर आ जाएगा -2 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्यों 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नेक्स्ट जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर 4 आ जाएगा ना इसके साथ, तो वो हो जाएगा +2 इंटू 3 इंटू 4 e टू द पावर x अपॉन में 1 प्लस वाई टू द पावर 5। तो ये फैक्टोरियल का फॉर्म बनता जाएगा। डिफ्रेंशिएट जितना आगे आप करते चले जाओगे वो फैक्टोरियल का फॉर्म बनता चलेगा। तो -3 फैक्टोरियल e टू द पावर x बाई
1 प्लस वाई टू द पावर 4, और नेक्स्ट वाला भी पता लग ही गया, 4 फैक्टोरियल ई टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस वाई टू द पावर 5, और ये किसकी वैल्यू निकली है, डेल पी प्लस 5 जेड बाई डेल वाई 5 डेल एक्स पी की वैल्यू निकली है। तो अब देखो जरा, एक पैटर्न पहचानना है आपको। पैटर्न ये है कि जब ये 5 है तो यहां भी 5 है, तो अगर हम लोग डेल पी प्लस क्यू लिख रहे हैं, समझना जरा बड़े आराम से, तो यहां भी 1 प्लस वाई का पावर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 5 था तो 5, देखो यहाँ पर 4 था तो 4, यहाँ पर 3 था तो 3, फिर वैसे ही यहाँ पर 2 था तो 2। तो पहले इस पावर को हमने मैनेज कर लिया। अब e टू द पावर x तो सब में आ रहा है, तो यहाँ भी चलो लगे यहाँ तो लिख दो e टू द पावर x। और ये देखो 5 है तो एक कम का फैक्टोरियल, 4 है तो एक कम का फैक्टोरियल, 3 है तो एक कम का फैक्टोरियल। उसी तरीके से एक कम का फैक्टोरियल यानी q माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करना है आपको, वो क्या है कि ये ऑड है तो ये पॉजिटिव है। देखो जरा, ये इवन है तो नेगेटिव है, देख रहे हो। तो यहां पर q के बारे में हमें नहीं पता है कि ये ऑड है या इवन है, लेकिन कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो ऑड को पॉजिटिव और इवन को नेगेटिव बनाता है, कोई आइडिया? -1 टू द पावर k जब हम डालते हैं तो इसमें ऑड डालोगे तो नेगेटिव, ये ऑड को नेगेटिव बनाता है, और इवन को क्या बनाता है, पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है, ये ऐसा फैक्टर होता है। अब अगर आप -1 टू द पावर k माइनस 1 या फिर -1 टू द पावर k प्लस 1 करोगे तो जरा देखो तो ऑड डालने पे क्या आता है, यहाँ पे डाल दो 3, तो 3 माइनस 1 2, ये तो पॉजिटिव बना दे रहा है ऑड को। और अगर इवन डालते हो लाइक 4, 4 माइनस 1 3, तो ये नेगेटिव बना देता है किसको, इवन को। तो अभी हमें क्या चाहिए, ऑड को पॉजिटिव और इवन को नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 टू द पावर q माइनस 1। समझ में आई बात? हाँ हाँ, क्योंकि कितनी बार कर रहे हैं वो सारा कुछ तो k पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि k ऑड होगा तब ये पॉजिटिव डिटरमाइन होगा, तो सब कुछ q पे डिपेंड कर रहा है। q है ना, तो q माइनस 1 वो अपने आप ले लेगा। समझ में आई बात? अब देखो ना, ये ऑड होगा तो ऑड -1 क्या हो जाएगा, इवन, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। उल्टा चलेगा ना। अब हमें निकालना था एट 0 0, तो डेल p प्लस क्यू जेड बाई डेल वाई क्यू डेल एक्स पी एट 0 0 इज इक्वल टू -1 टू द पावर q माइनस 1, q माइनस 1 का फैक्टोरियल e टू द पावर 0 इज 1, नीचे में 1 प्लस 0 टू द पावर q, ये भी 1 और ये भी 1, ये आ गया -1 टू द पावर q माइनस 1, q माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर बच्चे? कर लो। और पीछे स्क्रीन करें या दिख रहा है? ठीक। डन। फिर देखो आगे, अब नेक्स्ट वाला जो है इसको भी ट्राई करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वाले में है b, z इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई इंटू एक्स वाई प्लस वाई माइनस 1। इसमें देखो तो दोनों जगह इसमें हर बार प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसमें क्या लगेगा, हर बार प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका। तो चलो करते हैं इसको। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इस पे भी वही करना है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में p टाइम और y के रिस्पेक्ट में q टाइम्स करना है।
x का करोगे तो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। e टू द पावर x प्लस वाई, यहाँ पर करोगे तो x का 1 हो जाएगा y, और प्लस एक्स वाई प्लस वाई माइनस 1 e टू द पावर x प्लस वाई, और x का 1। 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, देखो e टू द पावर x प्लस वाई, और y तो कांस्टेंट जैसा कॉपी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब नेक्स्ट में लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसका और इसका, एक्स वाई प्लस वाई माइनस 1 ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा y। समझ में आ रही है बात? अब देखो जरा, इनको अगर आप कॉमन ले लेते हो तो x प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, और अंदर में क्या आ गया, y 2y, और ये y 3y, एक्स वाई प्लस 3y माइनस 1। इधर क्या आया था, e टू द पावर x प्लस वाई, एक्स वाई और एक y मिलकर के 2y, एक्स वाई प्लस 2y माइनस 1। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये 2 ये 3। एक बार और करके जरा वेरीफाई कर लें। अगर 3z निकालोगे, डेल x 3 करोगे तो e टू द पावर x प्लस वाई, और इधर क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स वाई प्लस 3y माइनस 1 e टू द पावर x प्लस वाई। e टू द पावर x प्लस वाई को कॉमन लोगे, कुछ गलत मैंने कर दिया, ओ x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, हाँ तो x का 1 हो जाएगा और y कॉपी होना चाहिए था। ठीक है, इसको सही कर लो, यहाँ करेक्शन करना है बच्चे। x इंटू वाई का जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y आएगा। अब देखो ये तो कॉमन है, निकाल लिया। अब फिर y और 3y मिलकर के कितने हो जाएंगे, 4y। तो चलो एक पैटर्न तो मिल गया। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि सिर्फ इसी में चेंज दिख रहा है, जैसे जैसे हम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बढ़ाते चले जा रहे हैं ये चीज बढ़ती चली जा रही है, बाकी ये हर जगह सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली डेल पी जेड बाई डेल एक्स पी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई प्लस, अब देखो जरा पैटर्न क्या है कि जो है उससे एक ज्यादा हो जा रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव है तो यहाँ का क्या आ गया, 3 आ गया। ये थर्ड डेरिवेटिव था तो यहाँ क्या आ गया था, 4 आ गया था। तो अगर ये pth डेरिवेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा, p प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1। क्लियर? हाँ जी बच्चे, यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अब किसके रिस्पेक्ट में स्टार्ट करना है, y के रिस्पेक्ट में। y भी दोनों जगह है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, e टू द पावर x प्लस वाई। अंदर में करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो x प्लस p प्लस 1 प्लस एक्स वाई प्लस p प्लस 1 y माइनस 1 इंटू ई टू द पावर x प्लस वाई। अगर आप इसको कॉमन लेते हो तो e टू द पावर x प्लस वाई क्या आ जाएगा, ये एक्स वाई प्लस p प्लस 1 y प्लस p, और ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल। अब आप एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, p प्लस 2 जेड बाई डेल वाई टू डेल एक्स पी ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, और इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो x प्लस p प्लस 1 प्लस एक्स इंटू वाई प्लस p प्लस 1 y प्लस p ई टू द पावर x प्लस वाई। जब आप इसमें से e टू द पावर x प्लस वाई को लोगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई, अच्छा हमने x नहीं किया था ना, एक मिनट देखो, इस x का तो कुछ किया ही नहीं था, ये भी आएगा ना प्लस में x। अब सही है, p प्लस 1 y प्लस p और प्लस x, ठीक है। तो अब इसमें भी तो फर्क पड़ेगा ना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे फर्क पड़ेगा। एक मिनट,
इधर तो नहीं फर्क पड़ेगा, इधर तो x का 0 ही हो जाना था, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ेगा प्लस x e टू द पावर x प्लस वाई। देखो e टू द पावर x प्लस वाई, एक्स वाई प्लस p प्लस 1y प्लस, अब देखो p और p मिल करके कितने हो गए 2p। अब x और x मिल करके कितने हो गए 2x और प्लस 1 भी आ रहा है। कुछ देखना, y के रिस्पेक्ट में किया था तो x आ गया, p प्लस 1 आ गया, और तो कहीं है नहीं, ठीक है यही आ गया 2x और प्लस 1, ये आ गया। अब इसी तरीके से आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब आप देखो जरा पैटर्न, 2 है तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, और ये प्लस 1 तो हर बार रहेगा ही। ये इसमें एक बार देख लें, एक बार और चलो कर ही लेते हैं। डेल p प्लस 3z बाई डेल y3 डेल एक्स पी ई टू द पावर x प्लस वाई x इंटू वाई, ब्रैकेट का कर रहे हैं ना, तो चलो ब्रैकेट का ही कर लेते हैं पहले, y के रिस्पेक्ट में करना है तो x प्लस p प्लस 1, y का हो गया 1, बाकी सब गया, प्लस एक्स वाई प्लस p प्लस 1 y प्लस 2p प्लस 2x प्लस 1 ई टू द पावर में x प्लस वाई। तो अब चलो पता लग गया कि ई टू द पावर x प्लस वाई लेंगे, अंदर में एक्स वाई प्लस p प्लस 1 y प्लस ये p प्लस 1 क्यों था, y के रिस्पेक्ट में किया था, पीछे भी आना चाहिए था ना इसको, अच्छा आया था p प्लस 1, हाँ 2p प्लस 1 हो गया था, ठीक है ठीक है ठीक है, 3p होने वाला है अभी। तो ये आ गया p प्लस 1 वाई, देखो हम लोग इसको लिख लिए, ये एक्स वाई आ गया। अब ये देखो 2p और p मिलकर के हो जाएंगे 3p प्लस 3x और प्लस 1 और 1 मिलकर के हो जाएंगे 2, तो चलो ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सिमिलरली अब आप देखो जरा पैटर्न देखना, ये देखो ये 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ एक कम और बाकी सब तो कॉपी हो रहा है, तो लिख देते हैं, यहाँ कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं है। सिमिलरली डेल p प्लस क्यू जेड बाई डेल वाई क्यू डेल एक्स पी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई सेम टू सेम कॉपी होता चला जा रहा है, p प्लस 1 इंटू वाई भी कॉपी होता चला जा रहा है, 3p की बजाय अब क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा क्यू माइनस 1, यही आ गया हमारा डेरिवेटिव। अब एट 0 0 डेल p प्लस क्यू जेड बाई डेल वाई क्यू डेल एक्स पी, जब आप निकालोगे तो हर जगह x और y की जगह 0 डाल देना, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो बचा क्या e टू द पावर 0 इज 1, हाँ तो पी क्यू प्लस क्यू माइनस 1, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट टॉपिक रहता है ज्योमेट्रिकल, बाकी के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे असाइनमेंट और पीपी में मिलेंगे, तो अभी घबराने वाली बात नहीं है। ज्योमेट्रिकल ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे इसको छोड़ देते हैं जनरली, इसलिए हम क्लास में करवा दिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एफ एक्स डैश एंड एफ वाई डैश, इसके लिए बच्चे आपको अपना टेक्स्ट बुक खोलना पड़ेगा और उसमें आप आ जाओ पार्शियल डेरिवेटिव पे, पार्शियल डेरिवेटिव में आ जाओ सेक्शन 15.4 एग्जाम्पल 15.17, ये देखेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि इसके लिए बुक की ही ज़रूरत थी, ग्राफ बनाना था, इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में नहीं करते हैं, टेक्स्ट बुक के साथ करवाते हैं, तो लास्ट में करवा देते हैं। सबने खोल लिया 15.17 एग्जाम्पल,
चलो पढ़ते हैं इसको। कंसीडर फिगर 15.15। अब फिगर मुझे बनाना पड़ेगा स्क्रीन पे, ध्यान से देखें। फिगर में है 1, चलो 1 2 बाद में कर देंगे। पहले ये देखो, यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल है, फिर एक बड़ा सा सर्कल है 3, 2 है, फिर 3 है। अब जिसके सामने जो जो कोऑर्डिनेट है, इसके सामने कोऑर्डिनेट है, इस कलर से बना रहे, इसके सामने जो कोऑर्डिनेट है, इसके सामने जो कोऑर्डिनेट है बिल्कुल बीचों बीच से, फिर यहाँ पे जो टच करता हुआ कोऑर्डिनेट निकल रहा है, उसके बाद से है 5, यहाँ से 5 निकल रहा है, फिर इधर है 6, 2 तो हो गया, अब इधर है 1, 2 कर लिया हमने, हाँ जी, इधर है 1। थोड़ा सा अलग ग्राफ बना है मेरा, क्योंकि उतना परफेक्ट नहीं बन पाया, लेकिन मैंने लेवलिंग सही की है। अब देखें ज़रा, इधर इधर में है क्यू को क्रॉस करता हुआ ऐसे ग्राफ है, ये है 1, ये है 1, और इसमें ये जो पॉइंट है इसको डाल दिया है क्यू, एंड इट्स लाइक दिस वे, क्यू से क्रॉस करता हुआ है। दिख रहा है ना, लाइट ब्लू कलर भी दिख रहा है आपको क्लियरली। उसके बाद अब देखो, क्यू का बना दिया, उसके बाद से एक है 2, जो कि लाइन जो है क्रॉस इस तरीके से कर रही है कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है और बीच से होके गुजर जा रही है। उसके बाद से 3, थोड़ा ऊपर से, 3 के बाद है 4, नहीं मैंने गलत बना दिया, 3 अंदर वाले से पास कर रही है, 1 मिनट, 3 अंदर वाले से पास कर रही है, 4 बाहर वाले को 2 जगह इंटरसेक्ट करके निकल रही है, और 5 ऊपर ऊपर से निकल जा रही है। तो 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, बिल्कुल सही है। अब आगे सबसे बाहर वाले पे z इज इक्वल टू 2 लिख दिया है, अंदर वाले पे z इज इक्वल टू 4 है, हम लोग भी ऐसे लिख देते हैं, दिस इज z इज इक्वल टू 2। उसके अंदर वाले के लिए लिखा है z इज इक्वल टू 4, उसके अंदर वाले के लिए लिखा है z इज इक्वल टू 6, उसके अंदर वाले के लिए लिखा है z इज इक्वल टू 8। इससे आप क्या समझते हो कि जैसे जैसे हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, हाइट क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब अगर ये इलिप्स है तो z इज इक्वल टू 2 पे सबसे बड़ा इलिप्स मिल रहा है, उसके से ऊपर में छोटा इलिप्स, उसके ऊपर में छोटा इलिप्स, फिर z इज इक्वल टू 8 पे छोटा इलिप्स। तो ये कुछ प्लेटो टाइप का या हिल टाइप का, माउंटेन टाइप का बनता हुआ दिखेगा। समझ में आ रही है बात? 3D को इमेजिन कैसे करना, लेवल कर्व से क्लियर हो गया? ठीक है। z इज इक्वल टू 2 यानी कि समझ लो 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट इस टाइप का है। तो 2 फीट पे सबसे बड़ा इलिप्स, 4 फीट पे उससे छोटा सर्कल, 6 फीट पे उससे छोटा सर्कल, 8 फीट पे उससे भी छोटा सर्कल। तो इट्स लाइक दिस वे। अब फिगर तो हमने देख लिया लेवल कर्व का। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला पार्ट, व्हाट आर द साइन ऑफ एफ एक्स डैश एंड एफ वाई डैश एट पी, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, एफ वाई डैश एट पी, फिर इधर में क्यू पे भी डिस्कस करेंगे, एफ एक्स डैश एक्स वाई और एफ वाई डैश एक्स वाई। अब ध्यान से सुनिए, पी पॉइंट कहाँ है हमारा? पी पॉइंट तो लोकेट किया ही नहीं, एक मिनट, बाहर वाले का ये है पी पॉइंट शायद ना, यहाँ से गुजर रहा है पी पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट है 2 and 4 क्लियरली। चलो
तो P पॉइंट पे आपको डिसाइड करना है कि एफ एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी। जरा सोचो, P पॉइंट पे ये है x एक्सिस और इधर है y एक्सिस। P पॉइंट पे अगर आप हॉरिजॉन्टली x की तरफ बढ़ते हो तो मुझे बताओ कि z की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं किसी भी फंक्शन में तो हम x को हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ाते हैं। तो फिर y में चेंज देखते हैं ना, अभी यहाँ पर था, फिर आगे बढ़े तो y में हुआ, फिर आगे बढ़े तो y में हुआ, तो y इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग लिखते नहीं थे, हाँ एक मिनट, तो हम लोग लिखते थे ना कि y डैश इज ग्रेटर देन 0। वैसा ही कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर था z इज इक्वल टू 2, यहाँ पर आ गया z इज इक्वल टू 4। जैसे ही राइट में बढ़े तो लिख देंगे कि दिस इज पॉजिटिव एज z फ्रॉम 2 to 4। जैसे ही z इंक्रीज करेगा इसका मतलब हाइट बढ़ रहा है, इसका मतलब एफ एक्स डैश भी क्या है, पॉजिटिव है। जैसे ही x में हम इंक्रीमेंट करेंगे z में क्या आएगा, इंक्रीज दिखेगा। क्लियर? यही मतलब होता है एफ एक्स डैश का। हाँ, तो एफ एक्स वाई और देता क्या है हमें, अब जैसा एक्स वाई डालोगे उसका हाइट ही तो बताता है ना, जेड या एफ एक्स वाई जो भी बोल ले। हाँ, तो वो इंक्रीजिंग स्लोप होगा, ऐसे होगा जैसे जैसे आप एक्स की तरफ बढ़ोगे ना हाइट बढ़ती चली जाएगी, आपको चढ़ना पड़ेगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा उसी पॉइंट पे एफ वाई डैश की बात करें, एफ वाई डैश की बात करें उसी पॉइंट पे। तो अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हो वाई की तरफ, तो अब बताओ कि आप जेड में किधर की तरफ जा रहे हो? अरे भाई ये सब जेड इज इक्वल टू 0 है, जो भी लेवल कर्व के बाहर का एरिया है वो सब क्या है, जेड इज इक्वल टू 0, वो ग्राउंड लेवल है। तो आप 2 से 0 की तरफ जा रहे हो ना, तो आप डिक्रीज कर रहे हो, आपकी हाइट कम हो रही है। तो दिस विल बी नेगेटिव एज जेड फ्रॉम 2 to 0। क्लियर? अब क्यू पे आपको खुद बताना है, आप खुद सोचो और मुझे बताओ, आपको टाइम दे रहे हैं, आराम से सोचो। क्यू पे आपको एफ एक्स डैश और एफ वाई डैश बताना है। एफ एक्स डैश का साइन क्या होगा बताओ? कैसे? ये था z इज इक्वल टू 6 और ये है z इज इक्वल, एक मिनट, नहीं नहीं, सेकंड वाला z इज इक्वल टू 4 था ना। ये देखो सेकंड वाला z इज इक्वल टू 4 है और सबसे बाहर वाला z इज इक्वल टू 2 है। ये समझ में आ रहा है? तो 4 से 2 हो गया ना, तो लेस देन 0 एज z फ्रॉम 4 to 2। एक लेवल कर्व पे अगर मैंने एक जगह लिख दिया z इज इक्वल टू 4, तो दैट इज 4 एवरीवेयर फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द लेवल कर्व। तो Q पे भी देख रहे हैं कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट x में इंक्रीज किए तो z की वैल्यू डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, 4 से 2 चले गए, तो ये क्या हो गया, जेड एक्स डैश इज नेगेटिव। अब अगर आप y की तरफ बढ़ोगे Q पॉइंट पे रहते हुए, अब बताओ मुझे क्या हो रहा है? हाँ, तो ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि z जो है वो हमारा 4 से 6 हो गया, तो इसलिए वो इंक्रीज हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग लेवल कर्व को देख करके कि कौन सा लेवल कर्व मिल रहा है, सिंपल सा मतलब है, जब भी हमें x के रिस्पेक्ट में देखना होगा तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि z बड़ा मिल रहा है या छोटा मिल रहा है, और अगर y का डेरिवेटिव देखना होगा तो हम टॉप की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, what are the solution of the two equations? What are the solutions of the two equations f3y is equal to 4 and इसका सेकंड, ये बी पार्ट है, सॉरी एक मिनट, ए बी करके दिया हुआ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट, f x4 is equal to 6। नाउ सी, इसका क्या मतलब है?
जब x 3 है तो किस y के लिए z हमें 4 मिल रहा है? इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 4, तो हमें y का पता लगाना है। x इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 4, तो देखो x इज इक्वल टू 3 ये रहा, इसके सामने बढ़ेंगे। z इज इक्वल टू 4 कौन सा सर्कल है? बाहर से अंदर की तरफ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जल्दी बताओ। सेकेंड है। तो एक्चुअली में हम पॉइंट Q के बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना? Q is the point where x is 3 and z is 4. और भी कोई पॉइंट है? एक और पॉइंट है, आपने ध्यान नहीं दिया। दिस इज पॉइंट ए। हाँ, दो जगह लेवल कर्व को कट कर रहा है ये स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, x इज इक्वल टू 3, a एंड q। सो दीज आर द टू सॉल्यूशंस। उन दोनों के लिए y कितनी है जरा देखना। q के लिए y है 1 और a के लिए y है 4। ठीक है, तो लिख देंगे y is equal to 1 and 4 as x is equal to 3, a vertical line cuts level curve z is equal to 4 at 2 points। कौन कौन से पॉइंट्स पे? Q and A। अब दूसरे के लिए बताओ, यहां पर y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 6 में हमें x ढूंढना है। तो इस बार y इज इक्वल टू 4 के सामने में रहेंगे और z इज इक्वल टू 6। क्या कोई है ऐसा पॉइंट? हाँ, अपने बुक में भी देख लो, हो सकता कहीं मैंने गलत बनाया होगा, देख लो बुक में भी देखोगे तो यही है कि z y इज इक्वल टू 4 जो है वो किसी भी ऐसे लेवल कर्व को कट नहीं कर रहा जो कि z इज इक्वल टू 4 हो। y इज इक्वल टू 4 किसको किसको कट कर रहा है? z इज इक्वल टू 2 को कर रहा है, z इज इक्वल टू 4 को कर रहा है। ठीक है, लेकिन z इज इक्वल टू 6 को नहीं कर रहा। तो लिख देंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। क्या लिख देंगे? नो सॉल्यूशन। क्लियर? अब आ जाओ सी पार्ट पे। व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू डेट, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई, यानी किसकी वैल्यू? जेड की। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई इन्होंने पूछा है, दैट इज जेड इज इक्वल टू वॉट, कब? व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड फॉर विच y, एंड फॉर विच y ये भी पूछा है। यानी ध्यान से सुनो, x इज इक्वल टू 2 के सामने चलेंगे और इस पर ब्लैक कलर यूज कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना। x इज इक्वल टू 2 के सामने z इज इक्वल टू 2 भी मिल रहा है, z इज इक्वल टू 4 भी मिल रहा है। क्या z इज इक्वल टू 6 मिल रहा है? देखना जरा। हाँ जी, मिल रहा है ना, थर्ड सर्कल को भी। तो z इज इक्वल टू 6 भी मिल रहा है, और तो नहीं मिल रहा है, z इज इक्वल टू 8 नहीं मिल रहा है। तो हम लिखेंगे कि z इज इक्वल टू 2 4 6। सो लार्जेस्ट एफ एक्स वाई इज व्हाट? लैंग्वेज में आप लिख देना कि सिंस x is equal to 2, a vertical line is cutting 3 level curves, that is z is equal to 2, z is equal to 4 and z is equal to 6. So largest fxy is equal to 6. अब किस y के लिए? तो ध्यान से देखें, 6 वाला लेवल कर्व तो थर्ड है ना, तो आपको इस पॉइंट का पता लगाना है। ये देखो जिस पे मैंने क्रॉस लगाया, तो देखो तो जरा बुक में देखो, z इज इक्वल टू 6 को x इज इक्वल टू 2 ने कहाँ कट किया है? मेरा तो 2 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल नहीं नहीं नहीं, बुक में देखो 2.5 है वो। ठीक है, बुक में 2.5 दिख रहा है, यहाँ पर अभी आप 2 लिख दो, जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें 2 दिख रहा है, तो लिख देंगे y इज इक्वल टू 2। क्लियर? हाँ हाँ हाँ, वही वाला y लेना है।
अच्छा ठीक है, तो 2 ही होगा, तो मैंने भी सही बनाया, चलो अच्छी बात है। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन इसी के ऊपर है जो कि आपको करना है, प्रॉब्लम 1, उसके बाद से आज की क्लास हमारी ओवर हो जाएगी। तो प्रॉब्लम 1 करते हैं साथ में मिल करके, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल था ना, तो सब कुछ सॉल्व किया हुआ था। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो मजा आएगा, उसमें कुछ नहीं सॉल्व किया हुआ है। उसी में एक पेज पलटोगे तो आपको एक्सरसाइज मिल जाएगा अनसॉल्व्ड। उसका फिगर कुछ इस टाइप का है। 1 2 3 4 5। 1 दिख गया, मिल गया। 2 3 4 5। पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक पॉइंट है Q, और सेकंड पे यहाँ पे पॉइंट है एक P। P के सामने हमारा X है 2। देखो आप, यहाँ पर आएगा 2, और Q के सामने X है 6। जिसकी जिसकी ज़रूरत है खाली उसी को लिखना है, 2 और 6। उसके बाद से एक स्ट्रेट लाइन गई हुई है जो कि थर्ड को इंटरसेक्ट, थर्ड लाइन को, थर्ड थोड़ा ऊपर बन गया है, और 6 से पास कर रही है, और उधर 4 पे थर्ड को टच करते हुए कुछ ऐसे है। रुक जाओ, अभी वेट करो। 6 से थर्ड लेवल कर्व को टच करते हुए जा रही है, एंड दिस इज 4। ठीक है, ये एग्जैक्टली P नहीं है, P थोड़ा और ऊपर है। आप इस तरीके से समझ सकते हो, P जो है वो थोड़ा और ऊपर है, और यहाँ पर y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है। और ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है, इसके सामने में यहाँ पर 2 है y की वैल्यू, और इसके सामने में यहाँ पर 3 है। And what is the equation of this line? This line is 2x plus 3y is equal to 12, और यहाँ पर z is equal to 1, z is equal to 2, z is equal to 3, z is equal to 4, z is equal to 5। ये डायग्राम है हमारा, इससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं हमें। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप बुक से ही देख सकते हो। ए पार्ट, एट P एट Q, वही आपको एफ एक्स डैश का साइन बताना है, एफ एक्स डैश और एफ वाई डैश का साइन प्रेडिक्ट करना है। बताना जरा बच्चे, P पे क्या होगा। अगर दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर भी z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 5 ऐसे बना दो, और इनको ना थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दो। हाँ जी, अब बताना, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। हाँ, P पे हम जैसे ही राइट में जा रहे हैं, z इज इक्वल टू 2 से z इज इक्वल टू 3 पे जा रहे हैं, एफ एक्स डैश क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना पड़ेगा, as we move towards the x-axis that is on this graph, from left to right, we are encountering from z is equal to 2 to z is equal to 3, that is increase in the value of z, hence fx dash is positive। अब y में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये लेवल कर्व आगे चल करके बच्चे ऐसे हो जाएगा, अगर आप ध्यान दोगे तो जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर में लेवल कर्व अब कम वाला मिलेगा ना, 2 से 1 मिलेगा। समझ में आ रही है बात। P पे रह करके जब आप ऊपर जाओगे तो ये z इज इक्वल टू 1 वाला लेवल कर्व है ना, तो फिर क्या हो गया, 2 से 1 आ गया, तो दिस इज नेगेटिव एज फ्रॉम z इज इक्वल टू 2 to 1, और यहाँ पर एज फ्रॉम z इज इक्वल टू 2 to 3। अब Q पे आ जाते हैं। Q पे जरा सोचो, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फिर इनको थोड़ा सा और राउंड कर दो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, कौन सा z मिला है, z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 4 से 3 पे आगे बच्चे, नेगेटिव हो गया, एज फ्रॉम z इज इक्वल टू 4 to 3 मूव कर रहे हैं। अब y के रिस्पेक्ट में जाओगे तो 4 से आप 5 पे जा रहे हो,
तो ग्रेटर देन 0 एज फ्रॉम z इज इक्वल टू 4 to 5. क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. दूसरा पार्ट बी है. बी पार्ट का आपको खुद करना है और सी पार्ट भी आपको खुद करना है. बी का जरा बताना मुझे. फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशंस. f1y इज इक्वल टू 2 एंड fx2 इज इक्वल टू 2. बताना है इसका क्या होगा. मतलब जब x इज इक्वल टू 1 है, z इज इक्वल टू 2 है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा. x इज इक्वल टू 1 वर्टिकल लाइन के सामने चलेंगे. नहीं है ना इसका सॉल्यूशन. देखो गौर से देखोगे तो x इज इक्वल टू 1. इट हैज नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन. अब इधर आ जाओ. तो y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू वॉट. y इज इक्वल टू 2 के सामने में चलेंगे और z इज इक्वल टू कितना है, 2 है. तो z इज इक्वल टू 2 इज दिस पॉइंट. ठीक है, इसके सामने 2 ही है. दिस इज द पॉइंट a. तो एट पॉइंट a हो रहा है. तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 एट पॉइंट a. और भी कहीं पे है नहीं. एक ही लेवल का अब दिख रहा है, उससे ज़्यादा आगे भी तो कट हो रहा है ना. नहीं, लेकिन यहाँ तो x इज y इज इक्वल टू 2 बोला है और z इज इक्वल टू 2 बोला है. एक मिनट. y इज इक्वल टू 2 बोला है तो हम y इज इक्वल टू 2 से बढ़ेंगे और z इज इक्वल टू 2 तो बस सेकेंड वाला कर्व है. तो हो गया ख़त्म, बस पॉइंट a ही आएगा. ठीक है, अब सी पार्ट पे आ जाते हैं. What is the largest value of fxy among those xy that satisfy? अब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 को जो जो पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं उसमें से लार्जेस्ट z बताना है. लार्जेस्ट fxy मतलब लार्जेस्ट z की वैल्यू. मतलब इस लाइन ने बहुत सारे z को कट किया है. आपको वो सारे z पता लगाने कि किस किस z को कट किया और उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही हमारा लार्जेस्ट जेड होगा. तो देखो तो जरा, ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं. इस लाइन ने इस जेड को भी कट किया है. जेड इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 2 को भी कट किया है और फिर जेड इज इक्वल टू 3 को भी कट किया है. लेकिन जेड इज इक्वल टू 4 और जेड इज इक्वल टू 5 को नहीं इंटरसेक्ट किया है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू 1 2 3, उसमें से 3 क्या है, लार्जेस्ट है. तो अब अपना लैंग्वेज लिखोगे. सिंस दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन इज 2x plus 3y is equal to 12 is cutting 3 level curves, that is z is equal to 1, z is equal to 2 and z is equal to 3. Among these z is equal to 3 is the largest value of z. Clear? बाकी के क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे इसके. ये इतना तो मुझे मिनिमम कराना ही होता है क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं ना वो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं, असाइनमेंट और पीपी नहीं देख पाते. तो इतना तो मिनिमम मुझे चैप्टर 5 में कराना ही होता है. लेकिन बच्चे ये आपका एंड नहीं है चैप्टर 15 का. असाइनमेंट और पीपी करे बगैर आप नहीं एग्ज़ाम में बैठ सकते, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. ठीक है, आप असाइनमेंट पीपी समझ जाओगे लेकिन जो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दिया तो आप नहीं कर पाओगे पेपर में. इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा असाइनमेंट और पीपी के साथ. ठीक है बच्चे, तो कॉन्सेप्ट में यहीं तक. फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ. टिल देन बाय 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 बाय.